अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो का मौजू बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने सोचा कि एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए ताकि हमारे लोगों को ये मालूम हो सके कि हम किन किन डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार हो रहे हैं। कि आपने कभी सोचा कि हमारे मुआशरे में तालीम के दो अलग अलग मेयार क्यों हैं? एक तरफ वो तलबा जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ए लेवल्स और ओ लेवल्स की तालीम पढ़ते हैं और उन्हें सरकारी सतह पर या बड़ी बड़ी कंपनियों में मुलाजमतें भी मिल जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ दीनी मदारिस और जामियात के तलबा जिन्हें अक्सर तासुब और तहकीर का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या यह इंसाफ पर मबनी निज़ाम है? दोस्तों, मेरा एक सवाल आप लोगों से है, क्या हमें वाकई एक ही स्टैंडर्ड्स की तालीम दी जा रही है? ये वो मौजू है जो न सिर्फ हमारे सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ कहता है बल्कि हमारे निज़ाम तालीम की हकीकत को भी जाहिर करता है। हमारे मुल्क में दीनी मदारिस, जामियात और दुनियावी तालीम में क्या फ़र्क है और ये फ़र्क इतना बड़ा क्यों है? और आज की ही इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि दीनी अदारों को रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया जा रहा, इन्हें नज़रअंदाज क्यों कर दिया जाता है और उन्हें वो प्रायोरिटीज़ क्यों नहीं दी जाती जो वर्ल्डली एजुकेशन सिस्टम को दी जाती हैं। दरस निज़ामी एक रवायती तालीमी निज़ाम है जो उलमा की तरबियत के लिए दीनी मदारस में पढ़ाया जाता है। ये कोर्स 8 साल और 16 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल होता है। बेसिकली इसके अंदर कुरान, हदीस, मंतिक और फलसफा जैसे मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। इस कोर्स की बुनियाद मुगलिया दौर के मशहूर आलिम दीन मौलाना निज़ामुद्दीन ने रखी थी। ये निसाब इब्तिदा में हिंदुस्तान के शहर लखनऊ में शुरू हुआ और फिर बाद में पूरी दुनिया के दीनी मदारिस में राइज हो गया। पाकिस्तान और दुनिया भर में जामियात और मदारिस एक तवील तारीख रखते हैं। यहाँ पर बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन दी जाती हैं और नौजवानों को दीन की असल तालीमात सिखाई जाती हैं और तलबा की अखलाकी और रूहानी तरबियत भी की जाती है। अब बात करेंगे उस एजुकेशन की जो दीनी मदारिस और जामियात में दी जाती है। आप सोचें, अगर एक तालिब इल्म रोज़ाना कुरान, हदीस और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का मुताला करे और उसे समझने के लिए दिन रात एक करे तो इसके लिए कितनी मेहनत दरकार होगी। ये कोई आसान काम नहीं। इन मदारिस में तालीम का मेरिट इस कदर हाई होता है कि बनिस्बत दुनियावी तालीम के इन तलबा को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाकायदा इन स्टूडेंट्स के भी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, स्टैंडअप्स और फाइनल जैसे एग्ज़ाम्स भी तैयार किए जाते हैं और फिर जिन तलबा ने पाकिस्तान लेवल या फिर जामिया लेवल पर पोजीशंस हासिल की होती हैं उनकी टॉप 10 लिस्ट बनाई जाती है और उनमें से टॉप 10 को नॉमिनेट किया जाता है जिनको स्कॉलरशिप और पोजीशन से भी नवाजा जाता है। ये सब कुछ इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए कंपटीशन मजीद बढ़ जाए। दावत इस्लामी के दीनी तालीमी बोर्ड कंजुल मदारिस के सालाना इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया जा रहा है। इंशाअल्लाह करीम अब ऐलान होगा जिन्होंने दौरातुल तजवीद और क़िराअतुल कुरान के इम्तिहानात में अच्छी पोजीशन हासिल की है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पोजीशन मोहम्मद अल्ताफ हुसैन वद मीर जमान, मदरसतुल मदीना बॉयज, अक्सा मस्जिद लीगल चौक, कराची, 1200 में से 1146 नंबर हासिल किए। सेकंड पोजीशन आसिफ हुसैन वल्द फैयाज अहमद, मदरसतुल मदीना बॉयज, फैजान मदीना मुल्तान, 1200 में से 1131 नंबर हासिल किए। थर्ड पोजीशन नालन मुस्तफा वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला आसी, मदरसतुल मदीना बॉयज, फैजान मदीना मुल्तान, 1200 में से 1126 नंबर हासिल किए। इस कोर्स में मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं और फिर एजुकेशन मुकम्मल होने के बाद स्पेशलाइजेशन भी करवाई जाती है। क्या आपको मालूम है कि मदारिस और जामियात के तलबा इन सब मराहिल के बाद किन किन ओहदों के काबिल हो जाते हैं और दुनिया में रहते हुए क्या क्या काम कर सकते हैं? क्योंकि अभी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही इससे पहले आपने कभी सुनी हो। क्योंकि दरस निज़ामी जो जामियात की तालीम का खासा है उनमें पढ़ाया जाने वाला निसाब और अच्छे तरीके से पढ़े हुए तलबा उन गवर्नमेंट सीट्स को हासिल कर सकते हैं अगर सरकारी सतह पर और दीगर शोबों में उनके लिए ये सीट्स मुख्तस कर दी जाएं। अभी मैं आपको उस निसाब के बारे में बताता हूँ जो जामियात के तलबा को पढ़ाया जाता है। नंबर 1, थियोलॉजी। ये माहिर अकायद कहलाता है जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल में काम कर सकता है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर यानी वजारत मजहबी अमूर का अहदेदार या फिर पॉलिसी मेकर बन सकता है। नंबर 2, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इसका माहिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी सेशन कोर्ट का जज बन सकता है जो अदालती निज़ाम में खिदमात सरंजाम दे सकता है और मुफ्ती बनकर शरई मसाइल के हल के लिए फतवा नवीसी भी कर सकता है।
नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इसका माहिर कानून के शोबे में मुशीर या फिर रिसर्च स्कॉलर के तौर पर काम कर सकता है। नंबर 4, हदीस स्टडीज एंड प्रिंसिपल ऑफ हदीस। इसका माहिर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लेक्चरार बन सकता है और वजारत मजहबी उमूर का अहदेदार या फिर पॉलिसी मेकर बन सकता है। नंबर 5, तफसीर। इसका माहिर कुरान अकेडमी या फिर इंटरनेशनल इस्लामिक प्लेटफॉर्म पर कुरान का मुअल्लिम बन सकता है। यहाँ पर एक अहम बात है, उमूमन हमने देखा है कि ये जो सीट है सही लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि अगर इसकी कोई वैकेंसी आ भी जाए तो 1 या 2 होंगी, लेकिन इसको हासिल करने वाले हजारों की तादाद में होंगे। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है, एक आलिम जो अच्छे तरीके से सब मज़ामीन को पढ़ चुका होता है, और मज़ीद आगे भी मैं मज़ामीन आपको बताऊंगा, लेकिन इस सब के बावजूद एक मोहल्ले की मस्जिद में उसको जॉब मिलती है, वो भी बहुत ही मुश्किलों के बाद। और अगर कोई मस्जिद मिल भी जाए तो 25 से 30 हज़ार की सैलरी के साथ उस इमाम की तनख्वाह मुख्तस कर दी जाती है। नंबर 6, लॉजिक। इसका माहिर तालीमी शोबे में रिसर्चर या फिर नेशनल लेवल पर डिबेटर बन सकता है। नंबर 7, फिलासफी। इसका माहिर इस्लामी मुफक्कर या फिर जदीद फलसफा पर मबनी लेक्चरार बन सकता है और इंटरनेशनल लेवल पर मुकालमों और कॉन्फ्रेंसेस में नुमाइंदगी कर सकता है। नंबर 8, अरेबिक सिंटैक्स एंड अरेबिक मॉर्फोलॉजी। इसका जानने वाला अरबी ज़बान का माहिर बनकर सफारती इदारों में नुमाइंदगी कर सकता है या फिर अरेबिक टीचर के तौर पर काम कर सकता है। नंबर 9, बलागत। इसका जानने वाला मुअस्सर मुकर्रर या फिर खतीब बन सकता है और इस्लामी अदब या मीडिया में न्यूज़ एंकर या फिर ब्लॉग तैयार करने वाला बन सकता है। एंड देन नंबर 10, इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामी तारीख के माहिर के तौर पर म्यूजियम होल्डर या मैनेजर आर्काइव्स या फिर यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरार बन सकता है या फिर मुअर्रिख बनकर इस्लामी तहज़ीब का अहया कर सकता है। दोस्तों, आज आपको मालूम हो गया होगा कि ये क्यों कहा जाता है कि एक आलिम सब कुछ ही बन सकता है, ख्वाह वो इस्लामी बैंकिंग हो या मालियाती कवानीन, इस्लामी प्रोग्राम्स के एंकर हों या फिर खतीब, या फिर मजहबी अमूर के मुबस्सिर हों या बैनुल मज़ाहिब मुकालमा निगार, या फिर NGOs में इस्लाहात या फिर तालीम के मंसूबों में काम करने वाले हों। अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम खूबियों से नवाजा होता है। नाजरीन, एक कसूर यहाँ पर आप लोगों का भी है। क्या आप लोग नहीं कहते थे कि मेरा बेटा हाफिज बन गया तो खाएगा कहाँ से, मेरा बेटा आलिम बन गया तो कमाएगा कहाँ से, और एक मोहल्ले की मस्जिद से आखिर कितनी ही सैलरी वो ले लेगा। और इस वीडियो में सबक मोहल्ले की कमेटियों के लोगों के लिए भी है कि खुद तो बड़े बड़े मोहल्लात में रहते हैं, लेकिन एक इमाम को 25 से 30 हज़ार की तनख्वाह पर तनख्वाह देते हैं। खुदारा अपनी सोच को बदलें और आप उलमा को खुद भी हक दें और सरकारी सतह पर भी उनको ये हक ले कर दें। जब उनके फाइनेंशियल हालात अच्छे होंगे, उनकी सैलरियां अच्छी होंगी और उन्हें अच्छी अच्छी जॉब्स भी मिला करेंगी, तो सब लोगों का रुझान इस्लाम की तरफ मजीद बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी इस्लाम से मुतासर होकर इस्लाम कबूल करेंगे। अब सवाल यह है कि इन सब मसाइल और मिसकंसेप्शंस का हल क्या है? तो इसका जवाब यह है कि सबसे पहले तो दीनी मदारिस और जामियात पर बैरूनी जो दबाव है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हाल ही में मुफ्ती मुनीबर रहमान और बाकी तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने इस बात की वजाहत की है कि हमारे दीनी इदारों पर लॉबिस और बैरूनी कुव्वतों का बहुत ज़्यादा दबाव है और ये मामला गवर्नमेंट लेवल पर ख़राब है, जिसकी वजह से मदारिस और जामियात को तरक्की के मौके नहीं मिल पा रहे। इसमें मुसलमानों के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और दीनी मदारिस के सरबराहान शरीक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी आपके सामने मौजूद हैं। और असल बात यह है कि दीनी मदारिस के बारे में जो मुल्हिदीन और सेकुलर किस्म के लोग हैं वो तो मनफी प्रोपेगेंडा करते ही रहते हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारी रियासत के ज़िम्मेदार इदारे, अस्करी इदारों के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और उनका इजहार पिछले दिनों ISPR के सरबराह साहब ने किया, जो आप हज़रात को मालूम है। सबसे अहम बात यह है कि वो शिकायत करते हैं कि 50% मदारिस का कुछ पता नहीं कि कौन चला रहा है। ये शिकायत उन हज़रात की तरफ से आ रही है जो ज़मीन के अंदर छुपी हुई सुरंगों का भी पता लगा लेते हैं और उनका हवा में उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि 50% के मदारिस कौन चला रहा है। दर हकीकत उनका एक तरह से इल्ज़ाम यह है कि मदारिस किसी कानून के तहत रजिस्टर नहीं है। उसकी मैं हकीकत आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। सारे मदारिस दीनिया जब से कायम होना शुरू हुए हैं वो सोसाइटीज़ एक्ट के तहत दर्ज होते थे, रजिस्टर होते थे, होते चले आ रहे थे और उसमें कोई तशवीश नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तमाम मदारिस उसके तहत रजिस्टर होते थे। एक ज़माने में हुकूमत की तरफ से दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन बंद करने का ऐलान हुआ और उसके नतीजे में उस कानून के तहत रजिस्टर करना बंद कर दिया गया।
چاہیے۔ مدارس اور جامعات کو سرکاری سطح پر تسلیم کیا جائے اور ان کو وہ تمام حقوق دیے جائے جو دوسرے تمام دنیاوی اداروں کو حاصل ہے، اور ان کے طلباء کو وہ عزت دی جائے جو ان کا حق ہے۔ فیصلہ کن مراکز ہیں، ان سے جب بات ہو جاتی ہے تو پھر جب رکاوٹ کوئی عالم غیب سے نازل ہوتی ہے تو کدھر سے نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ اور جیسے ہم نے اسٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ جب حکومت کو فتوے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بھی آپ کے پاس اسلامی نجاتی کونسل ہے، ریاستی ادارے ہیں، تو لیں ان سے فتویٰ، پھر پوچھیں کہ مارکیٹ میں اس کی ورتھ کیا ہے، تو اس وقت پھر ان فقیروں کے پاس آتے ہیں اور یقین جانے کہ ایک بار نہیں 4 6 بار چل کر آتے ہیں، تب ہمیں پہچانتے ہیں اور اب اچانک جو ہے ہم نامعلوم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مدارس کے وجود کو مان رہے ہیں کہ 50% مدارس یعنی برسر زمین ہے، لیکن ان کے چلانے والوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے پورے پاکستان کے مدارس کو چلانے والوں کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کسی کو کسی مدرسے کے پتہ نہیں ہے تو پھر رابطہ کر لیں، بتا دیا جائے گا۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ ان طلباء کو زیادہ سے زیادہ سرکاری سطح پر جابز کے مواقع فراہم کیے جائے تاکہ یہ بھی ملک کی ترقی کا حصہ بن سکے۔ تیسرا اور سب سے اہم حل وہ یہ کہ ہم سب کو اپنے معاشرتی اور متعصب رویے کو بدلنا ضروری ہے۔ ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم کے مابین فرق کو ختم کرنا ہوگا کہ ہم سب کو ایک دوسرے کی تعلیم اور مقام کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس اور جامعات کو ترقی کے مواقع ملنے چاہیے تو ہم سب کو اپنے ذہنوں کو کھولنا ہوگا اور انہیں وہ مقام دینا ہوگا جس کے وہ مستحق ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں دینی مدارس اور جامعات کو عزت اور وہ مقام ملنا چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملیں گے اسی طرح کی نیو انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آج ان اداروں کی خدمات کی قدر کرنے کے بجائے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ نمبر 5، دینی مدارس و جامعات کے ذمہ داران نے سیاسی انتشار اور محاذ آرائی سے فائدہ اٹھانے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ ملک کی خیرخواہی کی ہے، مسلح افواج اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو رہے ہیں۔ نمبر 6، اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی قیادت نے ہمیشہ مزاحمت کے بجائے مذاکرات اور مکالمے کو ترجیح دی ہے۔ ہماری تاریخ اس کی شاہد عدل ہے۔ لیکن ذمہ دار قوتوں نے طے شدہ معاملات کو ہمیشہ قانونی شکل دینے کے بجائے اس میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس روش کو ترک کر کے سنجیدگی سے مسائل کو حل کیا جائے اور ماتحت افسران کے بجائے وہ سربراہان جن کے پاس فیصلہ کرنے، اسے قانونی شکل دینے اور نافذ کرنے کا اختیار ہے، وہ دینی مدارس کے بارے میں سرسری اور غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرنے والوں کو روکیں اور مدارس کے مسئلے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ ہم سب کی آواز مل کر تبدیلی لا سکتی ہے۔ کیا آپ اس تبدیلی کا حصہ بنیں گے؟